नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी रुड़की से, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल बैलगाड़ी पर तिरंगा यात्रा मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 कांग्रेस के विधायक समेत 200 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा किया गया है। 15 अगस्त को बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली गई थी, उसी को लेकर के सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज हुआ है। तो 3 कांग्रेस के विधायकों के साथ 200 कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया। रुड़की से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे इस वक्त हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। रुड़की से हमारे संवाददाता प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, क्या कुछ जानकारी है? अब पूर्व सीएम समेत 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दूं कि जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहले से घोषणा की हुई थी कि 15 अगस्त के दिन वो बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे सड़कों की बदहाली को लेकर, तो उसी को लेकर उन्होंने रुड़की के ढंढेरा से लेकर बात की जाए लंढौरा तक बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसमें बात की जाए सैकड़ों की संख्या में उनके साथ जो कांग्रेसी लोग थे वो उनके साथ मौजूद रहे थे। जिसको लेकर अब बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई थी, जो खबर पहले चलाई भी गई थी, जिसको लेकर अब मुकदमा आज दर्ज हुआ है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ऊपर और साथ ही साथ मंगलौर विधायक और भगवानपुर विधायक हैं और साथ ही तीसरे 3 विधायक हैं। यहाँ के तीनों विधायकों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और 12 नामजद लोगों के साथ तकरीबन 150 से 200 लोग हैं जिन पर इनमें मुकदमा दर्ज कराया गया है सोशल डिस्टेंसिंग को की धज्जियां उड़ाने को लेकर। और इस मुकदमा दर्ज होने के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। वहीं बात की जाए, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो नगर कांग्रेस कमेटी के लोग हैं वो साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की उन्हें सूचना नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो 2 फाड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखाई देती है। प्रीतम एक गुट है और एक हरीश गुट है, तो हरीश गुट के सारे लोग इनके साथ थे, लेकिन प्रीतम गुट के जो लोग थे यहाँ पर साथ नहीं थे। साफ तौर पर जो अनुशासन समिति के यहाँ के सदस्य हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिनेश कौशिक, उनका भी कहना है कि उन्हें इस कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं थी और इस तरह का जो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एसपी देहात किशोर सिंह का कहना है कि इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज के बाद आगे कार्रवाई की जा रही है। जी हेमंत। प्रिंस, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल थे, कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन अब आया है इस मामले को लेकर के? जी बिल्कुल हेमंत, बताना चाहूंगा कि अभी बात की जाए, हालांकि अभी उच्च स्तर पर बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो स्थानीय नेता है उनका साफ तौर पर कहना है, जो नगर अध्यक्ष है कलीम खान, उनका भी यही कहना है कि हमें इस कार्यक्रम की कोई सूचना थी। हालांकि तबियत खराब होने का भी हवाला वो दे रहे हैं, लेकिन वही बात जो मैंने पहले बताई है कि 2 फाड़ में फटी हुई कांग्रेस है। तो कांग्रेस जो हरीश रावत खेमे के लोग थे वो पूर्व यहाँ पर इनके साथ थे। सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर बैलगाड़ियों में इन्होंने, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उसमें यहाँ पर लोग सारे उनके साथ थे, तो उन सभी लोगों पर मुकदमा इसमें दर्ज हुआ है। अभी हालांकि कुछ कहना इनका साफ तौर पर नहीं है। वहीं जो नगर स्तर पर कांग्रेस कमेटी के लोग हैं उनका यही कहना है कि इस कार्यक्रम की कोई सूचना उनको नहीं दी गई थी और जिसको लेकर ये हुआ है, तो सोशल डिस्टेंसिंग खुलकर धज्जियां उड़ाई गई है, सब बिल्कुल सरासर गलत है। जी हेमंत। लेकिन आपको लगता है कि अब इस पूरे मामले के बाद में जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चला रहा था, उसमें और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल हेमंत, कह सकते हैं कि हालांकि मामला हुआ है तो इस मामले को लेकर जो अन्य दलों के नेता हैं वो भी इसमें, हालांकि जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों का इतना भी कहना है कि अभी कुछ दिन पहले बंशीधर भगत के जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर धज्जियां उड़ाई गई थी। वहीं जो रुड़की मेयर गौरव गोयल ने अभी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दी थी, वहां पर भी धज्जियां उड़ाई गई थी। इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। बिल्कुल, प्रिंस साहब हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह जुड़ चुके हैं। प्रीतम सिंह जी, स्वागत इंडिया न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। रुड़की में जिस तरह से बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसको लेकर के अब केस दर्ज किया गया है, क्या कहना है आपका? कांग्रेस जब जब जनहित के मुद्दे जो है सड़क पर उठाने का काम करती है, तब तक कांग्रेस के लोगों पर जो है मुकदमे दायर किए जाते हैं। इससे पूर्व महंगाई को लेकर के हमने मानव श्रृंखला देहरादून में बनाने का काम किया, हम पर मुकदमा दर्ज हुआ। उत्तरकाशी में महंगाई के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे थे, मुकदमा दर्ज हुआ। हरीश रावत जी जो है क्या नाम, रायपुर में महंगाई के विरुद्ध में जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। हम राज्यपाल आवास कूच कर रहे थे, लोकतंत्र बचाओ, तो तब हम पर मुकदमा दायर हुआ। और कल रुड़की में जो है तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा
फिर मुकदमे दायर कर दिए। सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय कर लेगी, जनहित के हित में काम नहीं करेगी, तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस के लोगों को जो है मजबूरन सड़क पर उतरने का काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रीतम सिंह जी, क्या जो बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि लोगों से जान से ज्यादा जो राजनीति बड़ी हो गई है, जिस तरह से यात्रा निकाली गई उसका किसी तरह का कोई स्वीकृति नहीं ली गई, और उसके बाद आप देखिए कोरोना का काल चल रहा है और इतनी सारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ जी कि भाई अगर कानून है तो सबके लिए समान रूप से है। देहरादून के अंदर जब रुड़की के मेयर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उस दिन जो है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में जो वहां पर ढोल नगाड़े बजाए गए, मालाओं का आदान प्रदान किया गया, एक दूसरे के गले मिले, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं थे, तो क्यों मुख्यमंत्री जी पर और प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया? श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जो है मंदिर के में जो है लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष का जन्म दिवस होता है तो चौराहे पर जो है मिठाइयां बांटी जाती है। ये कैसा चरित्र है? अगर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग भी जो है अगर कोरोना का जो इस समय काल चल रहा है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्वस्त करने का काम करे, तो क्यों मुकदमे दायर नहीं हो? तो प्रीतम जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ऐसा करेगा तो विपक्ष भी करेगा, और इसके बीच में महामारी फैलेगी, जनता के बीच में जाने जाएगी जनता की। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, सरकार ने तो जनता को मारने का पूरा प्रबंध कर दिया है। वो कोरोना की लड़ाई लड़ने में आप ये कह रहे हैं प्रीतम जी, इसलिए मैंने सवाल किया, क्योंकि आपने कहा कि देखिए उनके खेमे में क्या होता है। मैं वही कह रहा हूँ, सरकार ने तो पूरी व्यवस्था लोगों को जो है मारने की कर दी है। कोरोना पर नियंत्रण करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे, उस पर सरकार पूरी तरीके से विफल हुई। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई अपने चरम पर है। आप वो ठीक है प्रीतम जी, लेकिन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इसके लिए आपने स्वीकृति नहीं ली थी और उतने सारे लोग इकट्ठा कर लिए। अब सवाल तो ये है ना कि विपक्ष किस लिए होता है? सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए होता है प्रीतम जी, और आप बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन अगर सरकार की कमियों के हिसाब से विपक्ष की भी कमियां होगी और आम जनता उसमें मरती जाएगी महामारी के दौर में, तो फिर पक्ष और विपक्ष के बीच में अंतर क्या रह गया? मैं बिल्कुल बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है, तो उसका विरोध हम कैसे करें? हमको तो सड़क पर जाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे सड़क पर जो है तो क्या नाम, सरकार के चेहरे से नकाब नहीं हटेगा। सरकार एक नहीं, न जाने कितने जन विरोधी निर्णय। लेकिन प्रीतम जी, सड़क पर जाने से इनकार नहीं है, आप भी जानते हैं। इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो सड़क पर जाने से इनकार नहीं है। इनकार इस बात से है कि आखिरकार जब महामारी एक्ट चल रहा है, कोरोना का खतरा लगातार आए दिन बढ़ रहा है, न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश भर के आंकड़े आपके सामने हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है, जरूरत से ज्यादा लोगों को शामिल कर लिया जाता है, तो आपको नहीं लगता ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे जो चपेट में आएंगे कि कोई भी अगर इनके अंदर पॉजिटिव होगा तो? मैं वही कहना चाहता हूँ, सरकार अगर जन विरोधी निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से हम सड़क पर रहेंगे, और सड़क पर हमारी कोशिश होती है, प्रयास होता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखें और मास्क भी पहने। बिल्कुल प्रीतम जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अजय भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ पहले से लाइन पर हैं। उनका कहना है कि सरकार ही जब कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करती है और उसके बाद में विपक्ष पर इस तरह से दुर्भावना के तहत, कार्रवाई के तहत रुड़की में केस दर्ज किया गया है। देखिए, इस समय आपातकाल लगा हुआ है और सभी लोगों को आपातकाल में जो नियम कानून है, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको उसका पालन करना चाहिए, कोई भी हो चाहे। लेकिन सोच समझकर अगर हम बड़ा प्रोटेस्ट निकालते हैं तो विदाउट परमिशन नहीं होना चाहिए। विपक्ष का अधिकार है कि वो पूरी तरह से अपना प्रोटेस्ट निकाले, वो सरकार की कमियों को उजागर करे, सरकार को रास्ता दिखाए। ये हर एक का होता है, हम जब विपक्ष में थे हम भी करते थे। लेकिन जो मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन न तो पक्ष से होना चाहिए न विपक्ष से होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो बड़े प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, जिसमें दिखाई भी दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, उसमें कांग्रेस के मित्रों से मैं ये कहना चाहूंगा कि
इसको करना चाहिए बिल्कुल। और अपने पार्टी के लोगों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बिल्कुल भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको 100% पालन करना चाहिए। हमारी राज्य सरकार की गाइडलाइन को पालन करना चाहिए, केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। ये कोई विपक्ष और पक्ष का नहीं है, कोरोना दोनों के लिए बराबर है। ये कोविड-19 ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, ये बसपा का है, ये किसी को भट्ट नहीं साहब छोड़ता आपकी है। बात बहुत ये अच्छी है, सबको भट्ट साहब आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस कर रही है कि जब आपके खेमे में इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है तब सरकार कहां होती है? तब क्यों नहीं दिखता कि कोरोना की गाइडलाइन है? प्रीतम सिंह जी बताइए कि कहां कहां उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आप जिक्र कर रहे थे कोरोना गाइडलाइन को की धज्जियां उड़ाई गई? कहना चाहता हूँ, भट्ट जी ने जो बात कही कि कोरोना की महामारी चल रही है और कोरोना की इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग भी होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बड़े विनम्र शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को मजबूरन जो है सड़क पर उतरना पड़ रहा है। महंगाई अगर बढ़ेगी तो हम मौन नहीं रह सकते, लोकतंत्र की अगर हत्या होगी तो हम मौन नहीं रह सकते, और अगर विकास अवरुद्ध होगा तो उसके लिए भी हम मौन नहीं रह सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि हम कांग्रेस के लोग जब सड़क पर उतरे तो निश्चित रूप से प्रदेश के जो ज्वलन समस्याएं हैं उनको लेकर के, लेकिन वो तो ठीक है प्रीतम सिंह जी, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए उल्लंघन तो हुआ है? अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने देना चाहते तो अलग बात। मैं आपकी बात पूरी सुन रहा हूँ सर। प्रीतम सिंह जी आप बोलिए ना सर। मैं कहूँ या नहीं कहूँ? कहिए, आप बोलिए बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ जी। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, मैं भट्ट जी से भी कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, और भट्ट जी ने स्वयं इस बात को कहा कि भाई चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जब विपक्ष जो है सड़क पर निकलता है तो हम पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जो है मुकदमे दायर होते हैं, तो फिर सत्ता पक्ष के लोगों पर क्यों मुकदमे दायर नहीं होते हैं? रुड़की के मेयर ने जिस दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की उस दिन मुख्यमंत्री भी वही थे और प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के वो भी वही थे। इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग तार हुई, हमने आपके ही चैनल में देखा, मालाओं का आदान प्रदान हुआ, लोग गले मिल रहे थे, मास्क नहीं थे। तो अगर उस दिन भी अगर मुख्यमंत्री जी पर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर मुकदमा दायर हो जाता तो शायद एक अच्छा संदेश जाता कि नहीं भाई, अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग को तार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं जन्माष्टमी में जो है भगवान कृष्ण का जन्म होता है और मंदिर में भी जो है आप कहते हैं कि लिमिटेड लोग जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के जन्म दिवस पर जिस तरीके से सड़कों पर उतर अजय भट्ट साहब आप सुन रहे हैं प्रीतम सिंह जी की बात को, तो फिर भाई क्यों मुकदमा दायर नहीं हुआ? भट्ट साहब विपक्ष पर जी। मुकदमा। आप प्रीतम सिंह जी की बात को सुना आपने पूरा? नहीं, मैंने सुन लिया है और मैंने तो पहले ही कह दिया है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हाँ, जो गाइडलाइन का उल्लंघन करता है वो अच्छी बात नहीं है। सरकार को समान दृष्टि से जो होती हैं वो देखती हैं सरकारें हर एक को, और यहाँ पर भी समान दृष्टि से ही देख रही हैं सरकारें। पर जब अति हो जाती है कहीं पर, आप जैसे महंगाई है, महंगाई तो आज की महंगाई देन थोड़ी है, इस समय तो विश्व में महंगाई बढ़ी है और इस समय भी हमारी सरकार ने थोड़ी बढ़ाई है महंगाई। वो तो एक ऐसा फेज आया है, वही आरोप लगाते हैं बार बार कि जब आपकी पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है, इस तरह के बड़े बड़े आयोजन होता है, तब कोई कार्रवाई नहीं होती, और जब कांग्रेस पार्टी सड़क पर आती है तब उनके ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है और इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार में। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही साथ प्रीतम सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। साथ ही हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े संवाददाता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर के बड़ी खबर हम आपको बता दें कि देहरादून समेत 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली और नैनीताल के इलाके हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि पहाड़ का सफर करने से बचें, लोग उन इलाकों में नहीं जाएं, ऐसे इलाकों में जहां पर खतरा हो सकता है। डीएम को भारी बारिश की आशंका पर अलर्ट घोषित किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो लगातार मानसून की सक्रियता के चलते भारी बारिश का अलर्ट पहाड़ में, और इसी बीच लोगों से कहा गया है, मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है।
प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी अपडेट है इस वक्त की, कई इलाकों में भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के इलाके जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है, तो ऐसी जगहों पर लोग सतर्कता बरतें। उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है और बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। 17 गांव में चमोली से बिजली नहीं है। उधर कोरोना की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के इलाके में कोरोना का भी लगातार कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की जो मरीजों की संख्या है वो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी है। 235 नए मामले आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पार चला गया है। वहीं कोरोना से अब तक 152 लोगों की मौत सूबे में हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो 3,879 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से आए दिन मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पार चला गया है। कोरोना से अब तक 152 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दून अस्पताल के चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को 15 अगस्त की रात बमुश्किल काटनी पड़ी। दरअसल मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट से तेज बारिश के बाद ऐसा जल सैलाब आया कि पूरे अस्पताल को उसने नदी में तब्दील कर दिया। अस्पताल में जमीन पर रखी चीजें पानी में तैरने लगी और मेडिकल स्टाफ जगह देख करके ऊंची चीजों पर चढ़ने लगे। ये तस्वीरें आप देखिए, देहरादून की तस्वीरें। खास बात यह है कि दून मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पर करीब अभी भी 22 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। शनिवार की रात को जब तेज बारिश हुई तो इन मरीजों को जानपुर से प्रथम तल पर शिफ्ट करना पड़ा। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पूरे मामले को लेकर के त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बारिश के सैलाब में आखिरकार अस्पताल की हालत क्या हुई वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। उधर पिछले 48 घंटों में ऋषिकेश एम्स में 16 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऋषिकेश एम्स की ओर से जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स में अलग अलग शहरों से इलाज करवाने के लिए आए 8 लोगों की मौत की खबर है और साथ ही साथ उपचार के दौरान ये मौत हुई है। वहीं ये बताया गया कि जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 3 लोग हरिद्वार के रहने वाले हैं, 2 लोग रुड़की के हैं और एक बिजनौर और साथ ही साथ एक सहारनपुर का रहने वाला है। प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस कारण भारी मात्रा में कोरोना संक्रमण तीर्थ नगरी ऋषिकेश में फैल रहा है। यदि जल्दी इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो प्रशासन के लिए कोरोना से लड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पिछले 48 घंटों की बात करें तो 16 लोगों की रिपोर्ट कोरोना से पॉजिटिव यहां पर आई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में मेयर के खिलाफ बीजेपी पार्षदों की ओर से प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि KRL कंपनी के डंपिंग जोन को हटाने की मांग की गई है और मोहल्ले में डंपिंग जोन का विरोध कर रहे लोग और लोगों का कहना है कि मोहल्ले में दुर्गंध से सारे इलाके के लोग परेशान हैं। मेयर पति अशोक शर्मा पर इस दौरान राजनीति करने के भी आरोप लगाए हैं। तो आमरण अनशन की चेतावनी भी इनकी ओर से दी गई है। KRL कंपनी के डंपिंग जोन को हटाने की मांग यहां पर की जा रही है। आबादी के इलाके में डंपिंग जोन बनाने से आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं चमोली में भूस्खलन का लाइव वीडियो सामने आया, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन के चलते ये अब हाईवे बंद कर दिया गया है फिलहाल और इसको खोलने में काफ़ी परेशानी है। बद्रीनाथ धाम में दर्शनों की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मार्ग को खोलने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा रास्ता देखते ही देखते ब्लॉक हो गया। और आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ। भूस्खलन की वजह से जो बड़े पत्थर है पहाड़ से टूट करके वो सड़क पर आ गिरे, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। चमोली की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून में कुछ ही सेकंड में भरभरा करके कई दुकानें गिर गईं। दरअसल देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का काम पिछले कई दिनों से चल रहा है। ऐसे में सड़क के किनारे बनी बनाई कई दुकानें खतरे की जद में थी, जो कि कल शाम को अचानक से भरभरा करके गिर गईं। हालांकि ये सभी दुकानें खाली थी और इनके गिरने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। क्षेत्र में कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जा हटाया गया था। उन्हीं कब्जों के दौरान बनाई गई ये दुकानें जो कि 1 सेकंड में ही भरभरा करके गिर गईं। ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें हैं कि कैसे आखिरकार दुकानें
भरभरा करके धाराशायी हो गई। उधर ऋषिकेश में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राम झूला लक्ष्मण झूला में आने वाले टूरिस्टों के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से आस्था पथ का निर्माण करवाया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि आस्था पथ के किनारे लोगों को रंग बिरंगे फूलों के दर्शन होंगे, खूबसूरत कलाकृतियां यहां पर देखने को मिलेगी ताकि यहां पर आने वाले पर्यटकों को शांति और प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिले। लेकिन आस्था पथ के किनारे बड़े बड़े आश्रमों ने एनजीटी और उच्च न्यायालय का आदेश की खुलेआम ध्वजियां उड़ा रहे हैं। धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। आश्रमों के संचालकों के हौसले इतने बुलंद है कि आस्था पथ पर भी कब्जा करना इन लोगों ने अब शुरू कर दिया है। तो कोई भी अधिकारी और जिम्मेदार विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहा है। ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां पर एनजीटी के आदेशों की, कोर्ट के आदेशों के खुलेआम आश्रम के संचालक प्रबंधक धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। धड़ल्ले से निर्माण का काम चल रहा है। उधर देहरादून से खबर है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। गैरसैंण जनभावनाओं का प्रतीक है, सीएम ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हर उत्तराखंडी के दिल में गैरसैंण बसता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनभावनाएं सर्वोपरि होती हैं। गैरसैंण के रास्ते ही पूरे उत्तराखंड का विकास किया जा सकता है। जनप्रतिनिधियों को रिवर्स प्लान करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रिवर्स पलायन से ही पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर सुधरेगी। उधर हरिद्वार में गंग नहर को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से भारी मात्रा में गंगा में सिल्ट आ रहा है। सिल्ट आने की वजह से गंग नहर को बंद किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खतरे के निशान से अभी फिलहाल गंगा नदी नीचे बह रही है, लेकिन गंग नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में पीछे से जो पानी आ रहा है वो सिल्ट आ रहा है उसमें, और इसकी वजह से हालांकि इसे कुछ समय के लिए बंद किया गया है। वहीं पौड़ी ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने शिकायत की है कि एसएसपी से छवि खराब करने की उन्होंने शिकायत की। युवक पर सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने के आरोप है। सामाजिक राजनीतिक छवि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं। एसएसपी ने शिकायत को साइबर सेल को भेजा। कलजी खाल थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जिसे इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक युवक पर आरोप है कि उसने झूठी खबर फैलाई और इसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। तो वहीं कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराखंड से खास नाता रहा है। राज्य में ऐसे कई यादगार लम्हे हैं जो कि धोनी की यादों में जरूर होंगे, और इन्हीं में से एक महेंद्र सिंह धोनी की शादी का वह पल है जो उन्हें और साक्षी को देहरादून से जोड़े रखता है। बताया जा रहा है कि धोनी और साक्षी के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री की वजह दोनों का क्रिकेट को लेकर एक सा रवैया भी है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी तो क्रिकेट के जुनूनी हैं ही, साथ ही साथ साक्षी भी अपने बचपन में क्रिकेट को लेकर कम उत्सुक नहीं रही हैं। साक्षी स्कूल समय तक काफी ज्यादा क्रिकेट खेलती रही हैं। एक समय देहरादून के स्कूल में साक्षी को क्रिकेट सिखाने वाले नरेंद्र शाह ये बताते हैं कि उन्होंने साक्षी को 5वीं तक क्रिकेट की कोचिंग दी है। आपको बता दें कि नरेंद्र शाह भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल स्नेहा राणा के कोच भी रहे हैं और साथ ही काफी लंबे समय से देहरादून में क्रिकेट की कोचिंग भी देते रहे हैं। नरेंद्र शाह का कहना है कि साक्षी बचपन में काफी ज्यादा फुर्तीली थी और खासतौर पर बैटिंग करना उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। धोनी के इस सफर के दौरान भारतीय क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर पर वे दिखाई दिए। तो इसे लेकर साक्षी के क्रिकेट कोच रहे नरेंद्र शाह का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। निश्चित रूप से देखो, बचपन से एक जुनून होता है क्रिकेट का, और जो क्रिकेट के प्रति ही उसकी जो जुझारूपना उसके अंदर था, और आज वो महेंद्र सिंह धोनी जैसे एक महान खिलाड़ी की पत्नी बनी, तो ये एक सौभाग्य की बात है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं उसका कोच रह चुका हूँ, और वो बचपन में क्लास 4th में जिस प्रकार से क्रिकेट सीखती थी, और भले बाद में क्या उसने किया ये मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल बचपन में क्रिकेट का बड़ा। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, नमस्कार।